Good morning students and my dear friends, today is 19th of June 2023 Monday. लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपको बिजनेस स्टैंडर्ड और मिंट की पीडीएफ चाहिए तो आप इनकी रिस्पेक्टिव वेबसाइट्स पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे टेलीग्राम चैनल, ट्विटर, रिसर्चगेट, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। रिकमेंडेड प्ले स्पीड है इस वीडियो की 1.25x। थॉट ऑफ द डे इज एलिवेटर टू सक्सेस इज आउट ऑफ ऑर्डर, यू विल हैव टू यूज स्टेयर्स वन स्टेप एट अ टाइम। और आज के मिंट पेपर की अप्रॉक्सीमेटली 9 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं, बिजनेस स्टैंडर्ड की अप्रॉक्सीमेटली 15 इंपॉर्टेंट न्यूज़ हेडलाइंस हैं और आज के डिस्कशन में हम 13 न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला आर्टिकल जो कि मिंट के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है, गो फर्स्ट मे फेस फॉरेंसिक स्क्रूटनी। तो एज पर द पीपल अवेयर अबाउट दिस मैटर, गो एयरलाइंस में बी फॉरेंसिक scrutinized if the transaction audit to track undervalued or preferential transaction as a part of insolvency resolution process throws up any adverse finding। तो जो ट्रांजैक्शन ऑडिट चल रहा है गो एयरलाइंस का, अगर उसकी कोई एडवर्स फाइंडिंग आती है रिलेटेड टू अंडरवैल्यूएशन और प्रेफरेंशियल ट्रांजैक्शंस as a part of insolvency resolution process, in that case the banks or the lenders may go for forensic scrutiny। और इसी को लेकर के जो बैंकर्स हैं, जो लेंडर्स हैं, वो गो एयरलाइंस के मैनेजमेंट से मीटिंग भी कर रहे हैं और उन्होंने क्वेश्चन भी किया है कि कंपनी यूनिलैटरली इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को क्यों सीक आउट कर रही है बट आर येट टू गेट द सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स। हालांकि मैनेजमेंट के साइड से अभी जो लेंडर्स हैं, जो बैंकर्स हैं, जिन्होंने गो एयरलाइंस को लेंडिंग करी है, लोन दिया है, उनको कोई सेटिस्फैक्ट्री रिस्पॉन्स जो है वो या सेटिस्फैक्ट्री आंसर जो है वो कंपनी के साइड से नहीं मिला है। और इसी पर्टिकुलर प्राइमा फेसी एडवर्स फाइंडिंग और अनएथिकल प्रैक्टिसेस को फाइंड आउट करने के लिए फॉरेन स्क्रूटनी को ऑप्शन बैंकर्स जो हैं वो अडॉप्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम हिस्ट्री में जाएं गो एयरलाइंस तो रिसेंटली गो एयरलाइंस ने यूनिलैटरली नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी में मई के मंथ में इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को फाइल किया। जबकि अगर उसका पेमेंट या रीपेमेंट, लोन का पेमेंट और रीपेमेंट शेड्यूल देखा जाए तो अभी तक फिलहाल के लिए जो एयरलाइन है, जो गो फर्स्ट है, जो गो एयरलाइंस है, या किसी भी रीपेमेंट में डिफ़ॉल्ट नहीं हुई है। और इसी को लेकर के जो बैंकर्स हैं दे आर अंडर सरप्राइज कि ऐसा क्यों एयरलाइंस ने क्या, वाई दिस एयरलाइन हैज़ अप्रोच टू एनसीएलटी फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स इवन नॉट बीइंग डिफॉल्ट ऑन एनी रीपेमेंट, एनी लोन रीपेमेंट और प्रिंसिपल रीपेमेंट। और इन्हीं सारी चीज़ों को लेते प्रॉब्ली बैंक जो है वो फॉरेंसिक ऑडिट को एक्सप्लोर कर सकते हैं आफ्टर द रिपोर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ऑडिट। और ये जो ट्रांजैक्शन ऑडिट की रिपोर्ट है, ये जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल्स हैं, ये सीओसी की मीटिंग के बाद प्रोबेबली सबमिट कर सकते हैं, ऐसा बैंकर्स का कहना है। और जनरली जब कभी भी कोई कंपनी बैंकरप्सी या इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में जाती है तो उससे पहले उसका ट्रांजैक्शन ऑडिट कराता है। दीज आर द जनरल प्रोविजंस। और उसके तहत जो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स होते हैं वो बताते हैं कि जो कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसा तो नहीं कि जो प्रेफरेंशियल बेसिस पे किया गया हो, अंडर वैल्यूड हो, फ्रॉडुलेंट हो या किसी भी इलीगल नेचर का हो। तो इसकी रिपोर्ट आ जाने के बाद प्रोबेबली जो है बैंक्स वो फॉरेंसिक ऑडिट पर जा सकते हैं। सो दीज आर द इन्फोग्राफिक्स अबाउट द फाइनेंशियल्स ऑफ गो एयरलाइंस। यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। नेट सेल कितनी थी, अदर इनकम्स कितनी थी, EBITDA कितना था, फाइनेंस कॉस्ट कितनी है और कितना जो है वो ड्यू है बैंक्स पर, एयरलाइंस पर बैंक्स का, और कितना एक्सपोजर है टोटल बैंक्स का जो कंसोर्शियम जिसने गो एयरलाइन को लोन दिया था, और स्पेशली सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का कितना एक्सपोजर है। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 1 ऑफ मिंट पेपर। India brew its own carbon levy to hit back at EU imports। तो हम सभी जानते हैं यूरोपियन यूनियन के CBA मैकेनिज्म और कार्बन टैक्स के बारे में उसको कई बार हम न्यूज़ में कवर भी कर चुके हैं और हमने ये भी डिस्कस किया है कि इंडिया जो है इसके अगेंस्ट जो है वॉइस रेज कर रहा है। EU से बायलैटरल नेगोशिएशन भी हुए हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा इस पर्टिकुलर इशू में एडवांसमेंट या डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिला। यूरोपियन यूनियन जो है वो बहुत ज़्यादा एग्रीमेंट में नहीं है किसी भी तरह का रिलैक्सेशन देने को, नीदर टू डेवलप कंट्रीज नॉट टू डेवलपिंग कंट्रीज। तो उसी को लेकर के इंडिया जो है वो अब खुद का एक कार्बन टैक्स जो है प्रपोज करने जा रहा है टू स्ट्राइक बैक अगेंस्ट द सिमिलर मूव बाय यूरोपियन यूनियन। तो एज पर द पीपल अवेयर अबाउट दिस मैटर, जैसा कि यूरोपियन यूनियन ने कार्बन टैक्स जो है प्रपोज किया है आने वाले एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स पर, उसी तरह का कार्बन टैक्स जो है इंडिया भी एक्सप्लोर कर रहा है और उसके लिए ग्राउंड वर्क जो है वो स्टार्ट किया जा चुका है।
और इसी पर्टिकुलर टैक्स के तहत जो इंडिया है, न्यू दिल्ली इज़ ऑल्सो लुकिंग टू लिंक द इन्वायरमेंट विद ट्रेड। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो 27 EU मेंबर कंट्रीज़ हैं उनके लिए इसमें भी कोई स्पेशल प्रोविजंस नहीं रखे जाएंगे क्योंकि दे आर ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइज। तो मैंने जो फाइनेंस और कॉमर्स मिनिस्ट्रीज़ हैं वो फिलहाल मैकेनिज़्म को लेकर के, जो कंटेंट है उसको लेकर के, किस तरीके से ये टैक्स इम्पोज किया जाएगा और इस तरीके से इम्पोज किया जो यूरोप से इम्पोर्ट आ रहा है स्पेशली उस पर इम्पैक्ट। तो बेसिकली टू रिटेलिएट द यूरोपियन कंट्रीज़, गवर्नमेंट जो है उस कार्बन टैक्स को प्रपोज कर सकती है। लेट अस सी अगर इस कार्बन टैक्स के प्रपोजल के बाद EU से कोई फेवरेबल रिस्पॉन्स देखने को मिलता है कि नहीं। अब देख लेते हैं article number 3 that is given on page number 1 of Mint paper. Shortage of 700 megahertz may upset 5G plans of some telecoms. Telecom service providers are eyeing on 700 megahertz band with next 5G spectrum auction. तो भी जो फर्स्ट 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन हुआ था उसमें कुछ बैंड्स जो थे वो रिजर्व कर लिए गए थे, उसमें से ये 700 मेगाहर्ट्ज का जो बैंड है ये भी है। तो इस न्यूज़ के अकॉर्डिंग ऐसे जितने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो इस पर्टिकुलर बैंड के ऑक्शन के लिए वेट कर रहे हैं, दे मे फेस डिसअपॉइंटमेंट एंड देयर वुड नॉट बी एनफ एयरवेव्स अवेलेबल विद द गवर्नमेंट टू पुट देम ऑन सेल। तो ऐसा मानना है, ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर या 700 मेगाहर्ट्ज के बैंड का वेट कर रहे हैं, प्रोबेबली गवर्नमेंट आगे आने वाले टाइम में इस पर्टिकुलर बैंड विथ को सेल पर या ऑक्शन पर नहीं डालेगी। करंट अवेलेबिलिटी ऑफ ओनली 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम इन 700 मेगाहर्ट्ज बैंड इज इनएडिक्वेट फॉर एनी सर्विस प्रोवाइडर। और गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा जो स्पेक्ट्रम है या बैंड विथ जो अवेलेबल नहीं है, ऐसा कहना है सीनियर टेलीकॉम ऑफिशियल्स का। क्यों अवेलेबल नहीं? क्योंकि 700 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम को इंडिया ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या इंडियन गवर्नमेंट ने BSNL को भी एलोकेट किया है, इसके अलावा इंडियन रेलवेज को भी एलोकेट किया है, और जिसके बाद गवर्नमेंट के पास केवल और केवल 5 मेगाहर्ट्ज की यूनिट जो हैं वो रह गई हैं। और इसके बाद अगर हम ये भी कैलकुलेट करें कि कुछ एयरवेव्स जो कि अगर कुछ एजेंसीज जो हैं, कुछ कंपनीज जो हैं वो यूज़ नहीं करती हैं, उसको गवर्नमेंट वापस भी लेती है, तो मैक्सिमम जो लिमिट जाएगी वो 10 मेगाहर्ट्ज तक जाएगी। और ये जो अमाउंट है 10 मेगाहर्ट्ज यूनिट का, दिस विल नॉट बी यूजेबल फॉर एनी सर्विस प्रोवाइडर। किसी एक कंपनी के लिए 5G सर्विसेज स्टैंड लोन प्रोवाइड करने के लिए ये पर्टिकुलर बैंडविड्थ जो है वो काफ़ी सफिशिएंट नहीं होगा। तो ऐसा कहना है कि जो कंपनी 700 मेगाहर्ट्ज वाले बैंडविड्थ का वेट कर रही थी, फिलहाल उनके लिए एक डिसअपॉइंटमेंट है। अब देख लेते हैं आजकल सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम मिंट। स्लो प्रोग्रेस ऑफ मानसून में हिट की क्रॉप्स ईल्ड। तो मानसून जो है वो केरला के कोस्ट में हिट कर चुका है, लेकिन अगर हम प्रोग्रेस की बात करें तो मानसून उस स्पीड में प्रोग्रेस नहीं कर रहा है जिस स्पीड में एंटिसिपेट किया जा रहा था, जो मानसून की एवरेज स्पीड होती है। तो ऐसा एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर इसी तरीके से मानसून का प्रोग्रेस रहा या इसी तरीके से मानसून की पेस रही, तो ये जो स्लो प्रोग्रेस है ये इंडिया में कुछ जो की क्रॉप्स हैं उनकी ईल्ड को इम्पैक्ट कर सकता है। और जैसा कि हमने कई सारे जो फोरकास्ट है उसमें ऑलरेडी डिस्कस किया था कि एल नीनो का इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोडक्टिविटी रिड्यूस होगी और फूड इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज होगी। और यही इंडिकेशन अभी फिलहाल के लिए मानसून की प्रोग्रेस को देख कर क्या रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि सो प्रोग्रेस जो हो रही है वो कई सारे जो की क्रॉप हैं खरीफ सीजन के उसमें प्रोडक्टिविटी को इम्पैक्ट कर सकती है। एंड लोअर प्रोडक्शन टेंड टू ड्राइव अप द प्राइसेस एंड लिमिट फार्म सेक्टर ग्रोथ। So let us see कि मानसून का आगे क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 4 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। RBI मे नीड टू पंप इन फंड्स ऑन लिक्विडिटी क्रंच। तो दो एडवांस पेमेंट्स की वजह से, पहला गुड्स एंड सर्विस टैक्स और एडवांस टैक्स पेमेंट्स। एडवांस टैक्स पेमेंट्स और इम्पेडिंग गुड्स और सर्विस टैक्स की वजह से बाय द एंड ऑफ दिस मंथ इंडियन बैंकिंग सेक्टर में फेस द लिक्विडिटी क्रंच। और अगर हम सेपरेटली इनको देखें एडवांस टैक्स पेमेंट को, तो 1.16 ट्रिलियन का जो फंड आउटगो है वो देखने को मिलेगा। हम जो कहते हैं लिक्विडिटी आउटगो है वो देखने को मिलेगा बिकॉज ऑफ द एडवांस टैक्स पेमेंट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, यानी जून के मंथ में जो एक क्वार्टर खत्म हुआ तो कुछ जो कंपनी जो एडवांस टैक्स पेमेंट करती हैं, क्वार्टर वाइज जो पेमेंट करती हैं वो अपना टैक्स पेमेंट करेंगे। इसके अलावा GST फाइल की वजह से भी जो है वो लिक्विडिटी क्राइसिस देखने को मिल सकती है। द राइज इन क्रेडिट ऑफ टेक एट द क्लोज ऑफ फर्स्ट क्वार्टर में ऑल्सो एड अप टू दिस फंड रिक्वायरमेंट। तो एडवांस टैक्स पेमेंट
टैक्स पेमेंट, जीएसटी और क्रेडिट जो ग्रोथ है उसमें इंक्रीज होने की वजह से इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में बैंकिंग सेक्टर में हमें कुछ क्रेडिट या कुछ फंड या लिक्विडिटी की सिचुएशन की क्राइसिस देखने को मिल सकती है। तो ऐसा कहा जा रहा है ऑल दीज कंडीशंस मे फोर्स और मे कंपेल द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू इन्फ्यूज़ और टू पम्प द लिक्विडिटी इनटू सिस्टम। क्योंकि अगर एडवांस टैक्स पेमेंट और जीएसटी और क्रेडिट ऑफ टेक की वजह से जो लिक्विडिटी क्रंच हो रहा है, अगर उस पर आरबीआई ने अपने लिक्विडिटी पुश नहीं किया तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट हमें जो क्रेडिट ग्रोथ है उस पर देखने को मिलेगा। क्रेडिट ग्रोथ या क्रेडिट या लोन अवेलेबिलिटी नहीं होगी, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर जो है रिड्यूस करेगा। प्रोबेबली इट मे हैव द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन जीडीपी। तो रिसेंटली कुछ ऐसे इवेंट्स भी हुए जिनकी वजह से मार्केट में लिक्विडिटी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। सिस्टम को अगर देखें तो अभी कहा जा रहा है कि 2000 के जो नोट का विड्रॉल किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, उसकी वजह से कुछ लिक्विडिटी में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला था इन द मंथ ऑफ जून। लेकिन एडवांस टैक्स पेमेंट, जीएसटी पेमेंट, क्रेडिट ऑफ टेक, इन सब की वजह से लिक्विडिटी की जो डिमांड है, जो कैश की डिमांड है वो इंक्रीज हुई। इसके अलावा आरबीआई ने 1.5 ट्रिलियन का मनी मार्केट ऑपरेशंस के थ्रू भी लिक्विडिटी एब्जॉर्ब किया था आफ्टर दिस विड्रॉल ऑफ 2000 करेंसी नोट। क्योंकि इसके बाद सडनली जो थी लिक्विडिटी वो बैंक्स में बढ़ गई थी, तो इसीलिए आरबीआई ने 1.5 ट्रिलियन का मनी मार्केट ऑपरेशन किया था, क्योंकि उस समय लिक्विडिटी लेवल जो था वो सफिशिएंट था। बट अब चूंकि रिसेंट कुछ मंथ एंड है और एडवांस टैक्स पेमेंट और जीएसटी और क्रेडिट ऑफ टेक, इन सब की वजह से लिक्विडिटी क्राइसिस की सिचुएशन फिर से जनरेट हो सकती है। एंड फॉर दैट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नीड टू पंप इन द लिक्विडिटी इनटू द बैंकिंग सिस्टम। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 5 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। रिव्यू पैनल सेट टू क्लियर ₹41K करोड़ निकोबार पोर्ट प्रोजेक्ट। तो अगर रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं न्यूज़ चैनल तो आपको पता होगा कुछ टाइम पहले हमने डिस्कस किया था कि अंडमान निकोबार में कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने प्रपोज किए थे, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, लेकिन उसको लेकर के अपोजिशन देखने को मिला था। अपोजिशन किस लिए? इन्वायरमेंटल जो इश्यूज थे उन पर लेकर के क्लियरेंसेस नहीं थे। कई सारे इन्वायरमेंटलिस्ट का कहना था कि जितने बड़े प्रोजेक्ट हैं, जो एम्बिशियस प्रोजेक्ट हैं निकोबार प्रोजेक्ट में, ये वहाँ की जो मरीन इकोलॉजी है उसको इम्पैक्ट करेंगे। और उसी वजह से ये जो प्रोजेक्ट था ये अप्रैल के मंथ में इस प्रोजेक्ट को हॉल्ट कर दिया गया था एज पर दैट टाइम स्टेटस। लेकिन अगर हम इस समय की बात करें तो गवर्नमेंट ने एक हाई पावर्ड कमेटी HPC फॉर्म करी थी इसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के इन्वायरमेंटल क्लियरेंस को लेकर के। इन्वायरमेंटल इश्यूज को स्क्रूटिनाइज करने के लिए गवर्नमेंट ने उस समय एक हाई पावर्ड कमेटी फॉर्म करी थी। उस हाई पावर्ड कमेटी ने या आगे आने टाइम में उसने इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेकर के अपना क्लियरेंस देना है, ऐसा सुनने में आ रहा है। ऐसा जो पीपल अवेयर हैं इस पर्टिकुलर मैटर के, जो ऑफिशियल्स हैं, उनका ही कहना है। बेसिकली जो हाई पावर कमेटी दैट इज ऑल अबाउट टू सबमिट इट्स रिपोर्ट ऑन एनवायरमेंटल क्लियरेंस EC और एनवायरमेंटल रिलेटेड इशूज़। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो मोस्ट लाइकली जितने भी प्रोजेक्ट हैं ग्रेट निकोबार में ट्रांसशिपमेंट को लेकर के, उन प्रोजेक्ट में ये कमेटी जो है वो अपना अप्रूवल देने जा रही है। और इससे पहले जो NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जो कोलकाता बेंच थी उसने 2 महीने का स्टे लगा दिया था इन्वायरमेंटल क्लियरेंस को लेकर के इस प्रोजेक्ट पर। और इस प्रोजेक्ट का जो वर्थ है वो कितना है या जो वैल्यूएशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 41K करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। And this project would be on hold until NGT appointed committee scrutinize the green approve granted by the center। और इस प्रोजेक्ट को जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मोड पर डेवलप कर रही है। और उसको लेकर के जो NGT अपॉइंटेड कमेटी थी उसने फिलहाल के लिए कुछ उस समय अपनी रिपोर्ट जो सबमिट की थी उसने बोला था कि कुछ अनआंसर्ड डेफिशिएंसीज हैं जिसकी वजह से इस प्रोजेक्ट को क्लियरेंस नहीं दिया था। और भाई कई सारे रीजंस की वजह से अप्रैल के ड्यूरेशन में ये जो प्रोजेक्ट था वो हॉल्ट हो गया था। बट ऐसा कहा जा रहा है कि जब हाई पावर्ड कमेटी है that is all set to give the approval to this project. So these are the key highlights about the Nicobar project. You can just have the glimpse of it. Approximately 72,000 करोड़ का आइलैंड डेवलपमेंट कॉस्ट जो है वो गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है। 41K पोर्ट डेवलपमेंट कॉस्ट है जो 4 फेजेस में कंप्लीट होगा। 18,000 करोड़ के जो 9 एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हैं फेज़ 1 के लिए वो गवर्नमेंट को रिसीव हुए हैं। गवर्नमेंट क्यों फोकस करें? बिकॉज दीज आर द स्ट्रेटेजिक लोकेशन लोकेटेड ऑन इंटरनेशनल ट्रेड रूट विद एग्जिस्टिंग ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल्स लाइक सिंगापुर, मलेशिया एंड अदर जो कंट्रीज़ के जो ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल्स हैं वो इसी पर्टिकुलर एरिया में लोकेटेड हैं। दैट इज़ वाई दीज आर द स्ट्रेटेजिक लोकेशन एंड गवर्नमेंट वांट टू टैप दिस स्ट्रेटेजिक लोकेशन। अप्रॉक्सीमेटली
20 मीटर की जो नेचुरल डेप्थ है वो होगी। कमर्शियल अपॉर्चुनिटीज़ क्या है, जितना भी ट्रांसशिपमेंट कार्गो है जो कि इंटरनेशनल फैसिलिटी सब कॉन्टिनेंट पोर्ट में जो प्रॉक्सिमिटी है वो इंडिया को प्रोवाइड करेगा, जिससे कि जो ट्रेड है इंडिया का, जो बिजनेस है स्पेशली वाटरवेज के थ्रू, वो और ज़्यादा इम्प्रूव होगा। फेज़ 1 में 2 ब्रेक वाटर्स हैं, 400 मीटर्स के नेविगेशनल चैनल हैं, 2.3 किलोमीटर्स की बर्थ लेंथ है ट्रांसलेटिंग इनटू 7 बर्थ, और 125 HA for container yards containing handling equipments, provisions to develop 2 liquid cargo berth। तो बेसिकली एक ट्रांसशिपमेंट, एक बहुत एम्बिशियस ट्रांसशिपमेंट प्रोजेक्ट है जो इंडिया को एक सुपर एज प्रोवाइड करेगा एट इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और ट्रेड थ्रू वाटरवेज। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 6 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। MCA may ease moratorium rules in IBC for some sectors। IBC stands for Insolvency and Bankruptcy Code। MCA stands for Ministry of Corporate Affairs। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड में मोराटोरियम क्लॉज को लेकर के कुछ चेंजेस जो है वो प्रपोज करने वाली है, जिससे कि कुछ जो सेक्टर्स हैं उनको बेनिफिट होगा। अब इस न्यूज़ को समझने के लिए एक चीज़ समझने की जरूरत है, व्हाट इज दिस मोराटोरियम क्लॉज, व्हाट इज दिस मोराटोरियम पीरियड। अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं चैनल तो आपको पता होगा, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं इस टर्म को। अगर जल्दी से मैं इस टर्म को एक्सप्लेन करूँ, व्हाट इज दिस मोराटोरियम पीरियड और मोराटोरियम क्लॉज। So it is basically when your lender allows you to stop making payment for a specific period of time for a specific reason। और अगर और सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं आपको बताऊं तो बेसिकली अगर आपको कोई लोन लेता है, कोई अगर बोरोवर किसी बैंक से कोई लोन लेता है, मे बी एजुकेशनल लोन से एजुकेशनल लोन लेता है, तो अगर उसने फर्स्ट ईयर में एजुकेशन लोन लिया तो जो बैंक से जनरली उसे 2 साल का मोरेटोरियम रिलैक्सेशन पीरियड देते हैं और बोलते हैं कि जब आप अर्निंग करने लगो तब 2 साल बाद 2 साल तक आप अपना कोर्स पूरा करो, इसके बाद जब आप अर्निंग करने लगो तो तीसरे साल से इस लोन की रीपेमेंट करना। तो जो ये 2 साल का पीरियड होता है ये मोरेटोरियम पीरियड रिलैक्सेशन पीरियड होता है, जो कि लेंडर्स जो है वो बोरोवर्स को प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि वो उस ड्यूरेशन में सफिशिएंटली उस फंड को यूज़ कर पाएँ। अगर कोई प्रोजेक्ट है तो उसको वायबल बना पाएँ, अगर कोई एजुकेशन लोन है, किसी तरह का और लोन है, तो वो उस कैपेबल बन पाए कि वो उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद उस लोन को रीपे कर। तो उस पीरियड को बोलते हैं मोरेटोरियम पीरियड। तो IBC के तहत कई सारे सेक्टर्स को अपना लोन रीपेमेंट के लिए जो है वो कुछ मोरेटोरियम पीरियड दिया था। उसी को लेकर के जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर है अब वो कुछ कंपनी सेक्टर्स को उससे एग्जेम्प्ट कर रही है या कुछ रिलैक्सेशन लाने वाले, जैसे कि कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को फ़ायदा हो। तो कुछ सेक्टर के लिए जो मोरेटोरियम क्लॉज है ये गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स डाइल्यूट करने जा रही है। द मोरेटोरियम ऑन आइडल स्पेक्ट्रम इन टेलीकॉम सेक्टर कैन ऑल्सो बी डन अवे बाय मेकिंग द प्रोविजन इन टेलीकॉम बिल। इसके अलावा एयरक्राफ्ट लीज को लेकर के भी गवर्नमेंट ने रिसेंटली कुछ एग्जाम्पशन जो है वो कंसीडर किए हैं। सेक्शन 14 ऑफ IBC डिक्लेयर अ मोरेटोरियम ऑन प्रोसीडिंग transfer or disposal of any asset of the company from the date of commencement of its insolvency। तो जैसे ही कोई कंपनी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स या बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स को फाइल करती है तो उसी के ड्यूरेशन के बाद से, उसी डेट से IBC डिक्लेयर कर देती है प्रोसीडिंग्स, ट्रांसफ़र और डिस्पोजल ऑफ एनी एसेट्स को लेकर के उसको मोरेटोरियम देते। फिलहाल के लिए आप किसी भी लोन का रिपेमेंट नहीं करेंगे, किसी भी एसेट को ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, उसके लिए उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन पीरियड दिया जाता है। और इसी पीरियड को लेकर के जो MCA है वो कुछ चेंज करने जा रही है। उसे कहा जा रहा है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में और एविएशन सेक्टर में जो गवर्नमेंट है वो इस मोरेटोरियम को लेकर के कुछ एग्जम्पशन ला सकती है। इसके लिए इंटर मिनिस्ट्रियल डिस्कशन जो है वो इनिशिएट किया गया है एंड द मूव वुड बी इन लाइन विद द केप टाउन कन्वेंशन बिल विच अ सिविल एविएशन मिनिस्ट्री हैड फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन 2018। तो पिछले कुछ ऐसे बिल से उनसे अलाइंड करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो उस IBC में कुछ चेंजेस लाने जा रही है और ऐसा कहता है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर और एविएशन सेक्टर में प्रोबेबली इसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। तो दिस इज इन वर्क। MCA is working on the different suggestion that has been received from the different stakeholders or during the interministerial discussion। सो लेट अस सी कि एयरक्राफ्ट को लेकर के एविएशन और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में लेकर के आगे क्या चेंजेस आते हैं। जब ये चेंजेस प्रपोज हो जाएंगे देन वी विल डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर न्यूज़ इन डिटेल। अब देख लेते हैं सम शॉर्ट न्यूज़ आर्टिकल्स फ्रॉम बिजनेस स्टैंडर्ड। PLI नोडल एजेंसीज अंडर वॉच एज गवर्नमेंट रेडीज फॉर रिव्यू। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि PLI को लेकर के गवर्नमेंट जो 14 सेक्टर में PLI गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करी है उसको अब गवर्नमेंट रिव्यू करने जा रही है। स्पेशली ऐसे 6 सेक्टर जहाँ पर PLI की जो परफॉर्मेंस रही है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं रही है, स्लो ग्रोथ देखने को मिली है, स्लो प्रोग्रेस देखने को
को मिले, तो गवर्नमेंट फिलहाल के लिए अब PLI को रिव्यू करने जा रही है। इसके लिए कई सारी जो एजेंसीज जो रिस्पॉन्सिबल हैं PLI के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, वो एजेंसीज अब अंडर वॉच आने वाली हैं। और गवर्नमेंट ये भी देखे कि उन एजेंसीज को जो पावर दी गई है फंड एलोकेशन के, डिफरेंट जो पावर दी गई है, उसका मिसयूज़ तो नहीं हो रहा है। तो 14 सेक्टर में गवर्नमेंट ने जो ये PLI स्कीम थी, ये गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करी थी। और इसके लिए गवर्नमेंट ने 5 प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग जो एजेंसीज थी PMAC वो असाइन करी थी, जैसे कि इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया IFSCI, स्मॉल एंड इंडस्ट्रियल बैंक SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक SIDBI, मेटलॉजिकल इंजीनियरिंग कंसल्टेंट MECON, MECON, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी IREDA, सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SECI। तो ये 5 नोडल एजेंसीज थी जो डिफरेंट सेक्टर्स में PLI को मॉनिटर कर रही थी। अब इन एजेंसीज को भी रिव्यू किया जाएगा, इनको अंडर वॉच रखा जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट देखना चाहती है ऐसा तो नहीं कि उन्होंने अपनी पावर का मिसयूज़ किया या इन्होंने कोई जो PLI के डायरेक्शन से उसको वॉलेट किया है, या जो डायरेक्शंस देंगे तो उसको लेटर एंड वर्ल्ड स्पिरिट में उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो ये जो 5 एजेंसीज हैं, दे आर अंडर स्क्रूटनी। लेट अस सी कि क्या इसका रिव्यू का जो आउटकम है वो आता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। नेट डायरेक्ट mop-up rise 11% to ₹3.8 trillion till June 17. तो higher advance tax collection helped the government to have the net direct tax kitty swell 11%. तो जैसा कि अभी हमने फर्स्ट न्यूज़ में डिस्कस किया था कि एडवांस टैक्स पेमेंट की वजह से लिक्विडिटी क्राइसिस देखने को मिल रही है। तो जून 17 तक अगर हम देखें जो एडवांस टैक्स पेमेंट किया है कंपनीज ने, इंडिविजुअल्स ने, उसमें कितना कलेक्शन हुआ, तो पिछले साल के कंपैरिजन में 11% का इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है। एडवांस टैक्स कलेक्शन में अप्रॉक्सीमेटली 3.80 ट्रिलियन का कलेक्शन अभी तक हो चुका है, जबकि अभी केवल जून 17 तक का डेटा है। अभी जून 30 तक ये जो एडवांस टैक्स पेमेंट की डेट होती है ये होती है, तो प्रोबेबली इससे ज़्यादा कलेक्शन हमें आगे आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। पिछले साल के कंपैरिजन में 11% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है, जो कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो अपना ट्रांजेक्शन, अपना मोमेंटम जो है वो गेन कर रही हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। यूएस टेक फर्म फ्लैग 20 पॉलिसी बैरियर्स इन ट्रेड विद इंडिया। तो वॉशिंगटन बेस्ड कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन इंडस्ट्री CCIA ने इंडिया के ट्रेड बैरियर्स को लेकर के अपनी कुछ रिपोर्ट पब्लिश करी है, और उनके अकॉर्डिंग 20 ऐसे पॉलिसी बैरियर्स हैं, 20 ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो कि इंडिया और यूएस के बीच में जो डिजिटल ट्रेड है उसको लेकर के बैरियर क्रिएट कर रही हैं, जिसमें से जो रीसेंट अमेंडमेंट्स हैं आईटी एक्ट में उसको भी कोट किया गया है। जैसे कि जो आईटी एक्ट में जो रीसेंट अमेंडमेंट आए विच इम्पोजेज एडिशनल रिक्वायरमेंट अंडर द इंटरमीडिएट रूल्स। जो इंटरमीडिएट रूल्स आए 2021 में, मैं कई बार डिस्कस भी किया है इसको, तो ये भी एक पर्टिकुलर पॉलिसी फ्रेमवर्क है जो कि बैरियर क्रिएट कर रहा है। इसके अलावा द कंटेंट मॉडरेशन एक्ट, इक्वलाइजेशन लेवी, न्यू प्रपोज्ड टेलीकॉम बिल, ऑल दीज आर द पॉलिसी हर्डल्स एज पर दिस बॉडी CCIA के अकॉर्डिंग 20 ऐसे पॉलिसी इनिशिएटिव्स हैं, पॉलिसी बैरियर्स हैं जो कि इंडिया और यूएस के बीच में डिजिटल ट्रेड को प्रॉपर्ली मेटेरियलाइज नहीं करने दे रहे हैं, जो उसका जो फुल पोटेंशियल है उसको रियलाइज नहीं करने दे रहे हैं। जैसे कि उन्होंने बोला कि जो आत्मनिर्भर भारत पुश है इसमें भी कुछ डिस्क्रिमिनेटरी नॉर्म्स है जिसकी वजह से इंडिया और यूएस के बीच में प्रॉपर ट्रेड नहीं हो पा रहा था। जो उसने जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है CCIA ने, की थ्रेट्स टू डिजिटल ट्रेड इन 2023, इसमें इंडिया के 20 पॉलिसी इनिशिएटिव को हाईलाइट किए गए। लेट्स सी कि इसको आगे, इस इशू को यूएसए कैसे आगे ले जाता है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। ESG मेट्रिक्स ऑफ IT फर्म्स टर्न क्रूशियल इन विनिंग डील। अगर आप मैनेजमेंट बैकग्राउंड से हैं तो प्रोबेबली यू माइट बी नोइंग अबाउट दिस ESG रिपोर्टिंग। बहुत ज़्यादा डिटेल में हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप किसी बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। इस पर्टिकुलर ESG रिपोर्टिंग के बारे में आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, बिकॉज दीज आर बज़वर्ड नाउ दीज डेज। ESG क्या होता है? बेसिकली इन्वायरमेंटल, सोशल और कॉर्पोरेट गवर्नेंस मैट्रिक्स, इसको रिपोर्टिंग भी बोलते हैं, जहाँ पर कंपनीज जो है वो इसेंशियली मैंडेटरीली अपनी इन्वायरमेंटल, सोशल और कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज करती हैं, उसको मेजर करती हैं, मॉनिटर करती हैं, उसकी प्रोग्रेस को डिस्क्लोज करती हैं कि पिछले साल के कंपैरिजन में कैसी प्रोग्रेस रही। तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, सोशल इम्पैक्ट और कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिलेटेड जो मैट्रिक्स हैं, एक सेट मैट्रिक्स होती हैं, उसके तहत कंपनीज को अपनी एनुअल रिपोर्ट में ये डिस्क्लोजर करना होता है कि उनकी जो परफॉर्मेंस ESG रिपोर्टिंग या जो ESG मैट्रिक्स है उस पर कैसी रही। ये तो बात हो गई ESG की। अब यहाँ पर न्यूज़ ये है कि जो IT फर्म्स हैं इंडिया में,
वो जो डील साइन कर रही हैं उस डील में इस समय जो इन्वेस्टर्स हैं, जो कई सारी कंपनीज हैं, वो उस पर्टिकुलर कंपनी की, उस पर्टिकुलर आईटी फर्म्स की ईएसजी मैट्रिक्स को देख रही हैं। नाउ दीज डेज द ईएसजी मैट्रिक्स आर बिकमिंग मोर क्रूशल कंपोनेंट इन विनिंग एनी डील विद क्लाइंट, क्योंकि अब जो क्लाइंट है वो अपने इन्वायरमेंट और सोशल एस्पेक्ट को लेकर के, इन्वायरमेंट और सोशल इम्पैक्ट को लेकर के ज़्यादा कंसर्न है, जिसका रिजल्ट अभी हमने ईयू में भी देखा कार्बन टैक्स के फॉर्म में। अब जो आईटी कंपनीज डील साइन कर रही हैं उसमें जो क्लाइंट्स हैं वो कंपनी की ईएसजी मैट्रिक्स को देख रहे हैं बिफोर साइनिंग एनी डील। की कंपनी के लिए जो सस्टेनेबिलिटी है वो कितनी प्रायोरिटी है, वो किस तरीके से इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर कर रही है, किस तरह से सोशल सस्टेनेबिलिटी को इंश्योर कर रही है, किस तरीके से कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंप्रूव कर रही है। तो ईएसजी रिपोर्टिंग जो है वो अब एक की कंपोनेंट बन गया है किसी भी तरह की डील को साइन करने के लिए, स्पेशली इन आईटी सेक्टर। अब देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप। टेपिड डिमांड इन यूएस एंड यूरोप पुल्स डाउन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट इन मे। रिसेंटली हमने डिस्कस भी किया था कि इंडिया का जो एक्सपोर्ट है मई के मंथ में वो 10% तक डाउन हुआ है, और उसका रीज़न भी हमने डिस्कस किया था कि जिस तरीके से डेवलप कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो रिसेशनरी कंडीशंस चल रही हैं, और जो रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बाद से जो एक सडन रिसेशनरी विंड्स या रिसेशनरी एरा जो स्टार्ट हुआ है, उसके बाद से कंटिन्यूसली कई सारे जो डेवलप इकोनॉमीज़ हैं वो इस पर्टिकुलर रिसेशनरी विंड्स को फेस कर रही हैं। उसकी वजह से जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उनकी डिमांड जो डेवलप कंट्रीज़ में होती थी वो फिलहाल के लिए थोड़ी सी रिड्यूस, क्योंकि वो कंट्रीज़ में रिसेशन है, डिमांड है ही नहीं किसी भी प्रोडक्ट की। तो इंडियन प्रोडक्ट्स की भी डिमांड फॉल कर रही है। अब जब इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड फॉल करेगी तो डेफिनेटली इंडिया का एक्सपोर्ट भी जो है वो डिक्लाइन करेगा। उसी को लेकर के ये न्यूज़ है। इंडिया का जो टेक्सटाइल और अपैरल एक्सपोर्ट जो कि 12.2% से डिक्लाइन हुआ है इन द मंथ ऑफ मे। हालांकि हमारा ओवरऑल एक्सपोर्ट भी 10% से डिक्रीज हुआ है, लेकिन स्पेशली हम टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर की बात करें तो उसमें 12% का हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। और उसका रीज़न भी यही है, मेनली ड्यू टू द डिक्लाइन इन डिमांड इन यूरोपियन एंड यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपियन कंट्रीज एंड यूनाइटेड स्टेट्स। एक्सपर्ट का ये कहना है कि जिसकी डिक्लाइनिंग ट्रेंड की वजह से, डिक्लाइनिंग डिमांड की वजह से जो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है वो इम्पैक्ट कर रहा है। हालांकि जुलाई के मंथ में जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा रिवर्स हो सकता है, ऐसा एंटिसिपेशन है। ऑल्दो यूएस और ईयू में रिसेशन की वजह से या रिसेशनरी कंडीशंस की वजह से हमारा टेक्सटाइल और ओवरऑल एक्सपोर्ट जो सेक्टर है वो इम्पैक्ट कर रहा है। देख लेते हैं नेक्स्ट। इंडिया सीक्स ड्यूटी रिलैक्सेशन फॉर बासमती राइस इन एफटीए विद यूके। तो ऑस्ट्रेलिया के साथ इंडिया एफटीए जो है वो यूके से भी नेगोशिएट कर रहा है। हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो यूके के साथ भी उसका नेगोशिएशन चल रहा है, और उसमें इंडिया फिलहाल के लिए कई सारे फूड प्रोडक्ट्स पर जो ड्यूटी एग्जम्पशन है वो सीक कर रहा है, और कई सारे फूड प्रोडक्ट के साथ बासमती राइस जो है वो भी इंक्लूडेड है। इंडिया में seek a reduction in import duties on some basmati rice variety। और अगर हम बासमती राइस का एक्सपोर्ट देखें, इंपोर्ट देखें, तो दिस इज द एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा, यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट। क्योंकि रिसेंटली इंडिया को पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा कंपटीशन मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ बासमती राइस एक्सपोर्ट, और इसीलिए इंडिया अपने इस पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट को ज़्यादा कॉम्पिटेटिव बनाने के लिए एफटीए में यूके से इस पर्टिकुलर कमोडिटी, फूड कमोडिटी पर ड्यूटी रिलैक्सेशन मांग रहा है। लेट अस सी कि क्या यूके इस पर्टिकुलर इशू पर एग्री होता है या नहीं। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस